हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 पाचन एवं अवशोषण के बारे में। आइए देखते हैं इसकी दूसरी हेडिंग पाचन ग्रंथियों के बारे में। पाचन ग्रंथियां कौन कौन होती हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय शामिल हैं। ठीक है, तो आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में पहली जो ग्रंथि आती है वह लार ग्रंथि होती है, उसके बाद यकृत और फिर अग्नाशय। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं, यह आपका मानव पाचन तंत्र का फिगर है। इससे संबंधित जो ग्रंथियां हैं जो भोजन के पाचन में सहायक हैं वह है आपकी, पहला है लार ग्रंथि। यह लार ग्रंथि में आप देख रहे हैं, यह आपकी कर्ण पूर्व ग्रंथि है, यह अधोजंब या अधोजिह्वा ग्रंथियां हैं। ठीक है, ये सब लार ग्रंथियां हैं जो स्लाइवा बनाती हैं और मुख में इनका स्राव होता है। ठीक है, तो यह एक ग्रंथि है। दूसरी ग्रंथि जो है यकृत है, लीवर। यह आपकी देखें, यह यकृत का फिगर है, यह दूसरी सहायक ग्रंथि है। और तीसरी जो है वह आपका अग्नाशय है, पैंक्रियाज। यह अगला आपका सहायक ग्रंथि है। ठीक है, तो इस तरह से तीन जो हैं सहायक ग्रंथियां हैं। तो आहारनाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में आपने देखा लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय शामिल हैं। तो आइए पहले देखते हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। ठीक है, तो हमारे मुख में जो स्लाइवा का सिक्रीशन होता है, लार का निर्माण होता है, वह 3 जोड़ी ग्रंथियों के द्वारा होता है। ठीक है, 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं जिनसे लार का निर्माण किया जाता है और डक्ट के द्वारा मुख में इनका स्राव होता है। कौन कौन से हैं? ये गाल में कर्ण पूर्व ग्रंथियां। ठीक है, 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं। तो पहली जो ग्रंथि है वो कहाँ है? गाल में होती है, जिसे कर्ण पूर्व ग्रंथियां कहते हैं। कान से पहले यह होती है। निचले जबड़े में अधोजंब या इसे अवचुंबकीय ग्रंथियां कहते हैं, यह निचले जबड़े में स्थित होती है। और तीसरी जो है वह जीहा के नीचे होती है, जीभ के नीचे स्थित होती है, जिसे अधोजिह्वा ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में लार का निर्माण जो है वह 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें कर्ण पूर्व ग्रंथियां, अधोजंब या अवचुंबकीय ग्रंथियां तथा अधोजिह्वा ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है, यह जो कर्ण पूर्व ग्रंथियां हैं, कभी कभी इनमें इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का, बैक्टीरिया का, जिसके कारण यह सूज जाता है, जिससे मम्स, ठीक है, मम्स जो है डिजीज क्रिएट होता है, जिससे आप देख सकते हैं कान के बगल में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो लार का निर्माण जो है 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। यह है गाल में कर्ण पूर्व, कान से पहले होता है यह। निचले जबड़े में अधोजंब या अवचुंबकीय, और जीभ के नीचे स्थित अधोजिह्वा ग्रंथियां। यह 3 जोड़ी जो ग्रंथियां हैं, यह इनका स्राव जो है एक डक्ट के माध्यम से, नली के माध्यम से मुख गुहा में इनका स्राव का सिक्रीशन होता है। इन ग्रंथियों में लार मुख गुहा में पहुंचती है। ठीक है, तो इन ग्रंथियों से लार जो है मुख गुहा में पहुंचती है। तो यह हो गया आपके लार ग्रंथियों के बारे में। अब आते हैं यकृत के बारे में। यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो लीवर जो है वह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक, तो लीवर जो है, यकृत जो है, यह मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और जिसका एडल्ट में, वयस्क में भार जो है वह लगभग 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, अब लीवर यकृत की स्थिति कहाँ है? यह उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है। ठीक है, लीवर जो है, यकृत जो है, यह उदर में होता है और मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है।
और इसकी 2 पालियां होती हैं, ठीक है, दाईं पाली और बाईं पाली। यकृत के 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, ठीक है। और यह स्थित कहाँ होता है? यह उदर के मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है। यकृत पालिकाएं, जो यकृत की लोब्स हैं, यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। तो यकृत पालिकाएं ही यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं, यकृत पालिकाओं के अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। तो यकृत पालिकाएं जो हैं, यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां हैं, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। प्रत्येक पालिका, प्रत्येक लोब जो है, पालिका जो है, वह संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक पालिका जो है वह एक संयोजी ऊतक की पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। कुछ फिगर देख लेते हैं यकृत का। यह आप देख रहे हैं, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। 2 लोब्स का बना हुआ है, दायां लोब बायां लोब, ठीक है। ये 2 लोब हैं लीवर का, और यहाँ पे यह ग्लिसन्स कैप्सूल्स होते हैं, जो इनके ऊपर संयोजी ऊतक के बने होते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल्स। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, बाइल का निर्माण होता है, और यह बाइल डक्ट के माध्यम से पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ठीक है। यह आपका पित्ताशय है, इसमें यकृत में बना हुआ पित्त जो है इसमें आके इकट्ठा होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यकृत जो है, लीवर जो है, वह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है, ठीक है। तो इसकी स्थिति कहाँ है? उदर में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है, और इसकी 2 पालियां होती हैं, ठीक है, लेफ्ट लोब और राइट लोब। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं, जिसके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। प्रत्येक पालिका, प्रत्येक लोब संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। अब यकृत का कार्य क्या होता है? यकृत की कोशिकाएं से पित्त का स्राव होता है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का, बाइल का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित और जमा होता है, ठीक है। तो यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, बाइल का स्राव होता है, और यह स्राव जो है यकृत नलिका से होते हुए, यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित या जमा होता है, ठीक है। तो यह जो पित्त बना है वह पित्ताशय में सांद्रित होता है और जमा होता है, ठीक है। अब पित्ताशय की संरचना कैसी होती है? पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है, ठीक है। तो पित्ताशय जो है एक पेशीय थैली की तरह संरचना होती है, जिसमें यकृत की कोशिकाओं से पित्त का जो स्राव होता है वह यकृत नलिका से होते हुए एक पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित और जमा होता है। पित्ताशय की नलिका जो है यकृत नलिका से मिल जाती है। पित्ताशय की जो नली है, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, गाल या जो पित्ताशय है आपका गाल ब्लैडर है, इसका जो डक्ट है और यकृत का जो डक्ट है, दोनों मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। दोनों का डक्ट आपस में मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी
बनाती है। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ देखें, यह जो है आपका यकृत से यकृत वाहिनी है, यकृत से जो आ रहे हैं दोनों लोब से यकृत वाहिनी, और यह आपका पित्ताशय है, इससे निकल रही है पित्ताशय वाहिनी। यह दोनों आपस में मिल जा रही हैं और मिलकर मूल पित्त वाहिनी का निर्माण कर रही हैं, जो कि छोटी आंत ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यकृत से निकलने वाली जो यकृत वाहिनियां हैं दोनों, और पित्ताशय से निकलने वाली जो पित्ताशय वाहिनियां हैं, यह आपस में मिलकर मूल पित्त वाहिनी बनाती हैं, जो कि ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, तो पित्ताशयी नलिका और अग्नाशयी नलिका, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यह अग्नाशय है आपका। पित्ताशयी नलिका और अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, यह आपकी अग्नाशय की नलिका है और यह मूल पित्त वाहिनी है, दोनों मिलकर, ठीक है, यह दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जो ओडी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होती है। इनका नियंत्रण कैसे होता है? ओडी के अवरोधनी द्वारा। ठीक है, ओडी स्प्रिंटर के द्वारा इनका नियंत्रण होता है यकृत अग्नाशयी वाहिनी का। ठीक है, तो आपने देखा कि पित्ताशय की नलिका जो है वह यकृती नलिका से मिलकर, पित्ताशय की नलिका यकृत के नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पित्ताशयी नलिका और अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा, ठीक है, अब फिर आगे आप देख रहे हैं कि अब पित्ताशयी नलिका और अग्नाशयी नलिका आपस में मिल रही हैं। पित्ताशयी नलिका और अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जो ओडी अवरोधनी से नियंत्रित होती है। ठीक है, ओडी स्प्रिंटर के द्वारा इनका नियंत्रण होता है। ठीक है, तो यह आपने देखा। ठीक है, तो यकृत की वाहिनियां और पित्ताशय की जो पित्ताशय वाहिनियां हैं, पहले दोनों मिलकर मूल यकृत वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी बनाती हैं। फिर यह मूल पित्त वाहिनी जो है वो अग्नाशय वाहिनी से मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, अब आते हैं अग्नाशय के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा कि पाचन ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया कि आहारनाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय शामिल होता है। लार ग्रंथियों के बारे में हमने आपको बताया, यकृत के बारे में। अब देखते हैं अग्नाशय के बारे में। तो यह आप देख रहे हैं, यह अग्नाशय का फिगर आप देख रहे हैं, यह बना हुआ है। ठीक है, अग्नाशय जो है वह यू आकार के ग्रहणी में स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है। ठीक है, यह ग्रहणी आप देख रहे हैं, यह यू आकार इसको बताया गया है, यू आकार, सी आकार। ठीक है, सी आकार, अग्नाशय सी आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है। ठीक है, एक लंबी ग्रंथि है। ठीक है, या इसको आप यू आकार, सी आकार। ठीक है, तो अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। ठीक है, यह जो अग्नाशय है, पैंक्रियाज जो है, यह आपका अग्नाशय है, यह अंतःस्रावी भी सिक्रीशन इसका होता है और बहिस्रावी सिक्रीशन भी इसका होता है। यह एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करती है और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है, तो अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। ठीक है, और जब यह बहिस्रावी के रूप में कार्य करती है तो इसका स्राव क्या होता है? बहिस्रावी भाग से। ठीक है, अग्नाशय के
पैंक्रियाज के, ठीक है, बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है। ठीक है, अग्नाशय का जो बहिस्रावी भाग है उससे क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं। ठीक है, जबकि जो अंतःस्रावी भाग है उससे हार्मोन निकलता है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अग्नाशय जो है वह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, जबकि अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अग्नाशय जो है वह सी आकार यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि होती है जो कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। जब यह बहिस्रावी भाग से, ठीक है, इसका जो बहिस्रावी भाग होता है उससे क्षारीय अग्नाशयी स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, जबकि अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो यह था अग्नाशय के बारे में। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं वाहिनियों का फिगर इसमें दिखाया गया है। यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय का वाहिनी तंत्र। ठीक है, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय का वाहिनी तंत्र में आप देख सकते हैं कि जो यकृत से जो वाहिनियां आ रही हैं और पित्ताशय से जो वाहिनी आ रही हैं वो आपस में मिलकर मूल पित्त वाहिनी बना रही हैं। ठीक है, यह मूल पित्त वाहिनी आगे चल रही हैं और यह जो अग्नाशय से जो अग्नाशयी वाहिनी आ रही हैं यह मूल पित्त वाहिनी से मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी बना रही हैं। यकृत अग्नाशयी वाहिनी बना रही हैं और यह जो है ग्रहणी में खुलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था पाचन ग्रंथियों के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।